लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था मैंने आपको? टॉर्क पढ़ाया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसको जो है सो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, कितना बल आघूर्ण लगता है, वो हमने पढ़ा था। और वो कितना आया था? पी क्रॉस ई, यानी पी ई साइन थीटा एन कैप। पी क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। और ई क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो आज के क्लास का ये टॉपिक रहेगा हमारा, और ये है कि रैखिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। इसका डायग्राम ना मैं अगले पेज पे बनाता हूँ ताकि जो है सो की आसानी होगा, वहाँ से सॉल्व करके हम लोग फिर यहीं पे आने वाले हैं। कहानी क्या है? ये जो है सो कि एक रॉड है और इसकी लंबाई है एल। क्या लंबाई है? कुछ लंबाई है, कुछ लेंथ है एल। और इसकी लंबाई फिक्स्ड है, निश्चित है। और इस पर जो है सो कि चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से। और चार्ज जो है सो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित है मतलब रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा हमने पढ़ा है ना, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश आवेश। तो हर यूनिट लेंथ पर चार्ज क्या है? सेम है, यानी लैम्डा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट है यहाँ पे। इसके कारण हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस लाइन चार्ज के कारण, इस रैखिक आवेश के कारण, इस लीनियर चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यही सामने हेडिंग है, देख लो। रैखिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अभी जो है सो कि हम लोग उसका डायग्राम बना रहे हैं। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाए। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले इस पॉइंट का कुछ ये होना चाहिए, इस पॉइंट का एक लोकेशन होना चाहिए। पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉइंट है कहाँ पे। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये पॉइंट कहाँ पे है? जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हो कि किसी पॉइंट को बताना होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करते हो, वाई कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करते हो, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, जेड निर्देशांक करते हो ना आप। वैसे ही अगर इस पॉइंट को बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पर है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग करेंगे क्या, ये वाला जो इसका एंड है इस रॉड का, इससे पॉइंट को मिला देते हैं। दूसरा जो है सो कि हम लोग क्या काम करने वाले हैं, दूसरा ये काम करने वाले हैं कि जो दूसरा सिरा है रॉड का, उससे इस पॉइंट को मिला देते हैं। और जो है सो कि हम लोगों का इस पॉइंट का इस रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, लंबवत दूरी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। ये वाला डिस्टेंस भी थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं, मिला देते हैं, ये वाला, ऐसा कुछ। अब इधर जो एंगल बना, इसको मैं बोल देता हूँ अल्फा या बीटा, कुछ भी ऐसा हम लोग बोल लेते हैं। हम लोग चलो बोल देते हैं अल्फा है ये। क्या है ये? अल्फा है। और ये वाला जो एंगल है वो हम लोगों का क्या है? बीटा है। क्लियर? चाहे ऊपर से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग जैसो कि मान लेते हैं कि ये वाला हमारा ऊपर वाला अल्फा है और ये नीचे वाला क्या है? बीटा है। क्लियर? अब इस रॉड से ये जो डिस्टेंस है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस मैं कह रहा हूँ कि आर है, स्मॉल आर है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है बताओ? ये डिस्टेंस आर है। क्लियर है आपको? अब ये वाला जो एंगल है, अल्फा और बीटा जो है, ये भी मैं आपको दे रहा हूँ कि कितना एंगल है। अगर अल्फा, बीटा और ये डिस्टेंस आर अगर आपको पता है, तो इस पॉइंट का एग्जैक्ट आपको लोकेशन मिल जाएगा। चलो किसी दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट में लेकर के रखता, इधर किसी पॉइंट पे बात करते हैं।
तो रॉड के इस वाले एंड को ऐसे मिला देता मैं, इस वाले एंड को ऐसे मिला देता, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता, और फिर जो है सो कि ये बीटा हो जाता और ये वाला अल्फा हो जाता। लेकिन इसके लिए आर का वैल्यू कुछ अलग होता, अल्फा कुछ अलग होता और बीटा कुछ अलग होता। ये बात आपको समझ में आ रही है? लेकिन मैं आपको अगर ये समझा चुका हूं कि आर अल्फा बीटा कहाँ कहाँ है, आप सही से देख लो, और मैं आपसे बोलूं कि अल्फा बराबर 30 डिग्री, बीटा बराबर 45 डिग्री, ऐसे कुछ, और आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ऐसे कर दूं मैं, तो क्या ये तीन इंफॉर्मेशन से आप एक पॉइंट नहीं बता सकते? सोच के देखो, अगर मैं ये तीन चीज आपको दे दूं तो आप एक पॉइंट पे चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, मैं क्या करूंगा कि ये पहले आर को पकड़ूंगा। आर कितना दिया मैंने, 10 सेंटीमीटर, तो मैं जो है सो कि इस रॉड से 10 सेंटीमीटर दूर आ जाऊंगा। क्लियर? अब उस पॉइंट जहां पे आऊंगा, जहां भी आना 10 सेंटीमीटर में आ गया, ये तो बदल नहीं सकता मैं। दूसरा, ये जो अल्फा बीटा है ना, 30 डिग्री 45 डिग्री, अच्छा ये भी चीज ध्यान दो कि डिस्टेंस जो आर होगा ना, उस डिस्टेंस पे इस रॉड के लेंथ के हिसाब से जो इसकी लंबाई होगी, उस लंबाई के हिसाब से मिलाओगे तो जरूर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। अरे वाह, बोलो हाँ या ना? तो जो है सो कि जो एंगल दिया रहेगा और जो आर दिया रहेगा, इन तीन चीजों से उस पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो फिक्स हो जाएगा। क्लियर? तो एक पॉइंट कहाँ है उसको बताने के लिए तीन इन्फॉर्मेशन हमको पहले चाहिए, और ये तीन इन्फॉर्मेशन हमको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों सूचनाएं हमको दी रहेंगी, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। चलो, अब तो हो गया इसके लोकेशन कहाँ है, कितने डिस्टेंस में है, कैसे समझेंगे, वो चीज़ खत्म हो गई। अब हमको करना है क्या है, इस पूरे रॉड पर जो चार्ज है, इस पूरे रॉड पे जो चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो ई बराबर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा, ये पढ़ा है हमने। लेकिन दिक्कत ये है कि ये कूलम्स लॉ से आता है, याद करो सही से, और कूलम्स लॉ किस पे अप्लाई होता है, पॉइंट चार्ज के केस में अप्लाई होता है, और ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, पूरा का पूरा लाइन चार्ज है। तो एक समस्या बार बार आती है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि इस रॉड का कोई छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं कहीं से भी, इधर नीचे से काट लो, ऊपर से काट लो, कहीं से भी एक जगह निकाल लेते हैं हम लोग। तो इधर थोड़ा नीचे बड़ा हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इधर से कहीं ले लेता हूँ, तो इसमें से कोई छोटा सा टुकड़ा हम लोग इधर काट लेते हैं, कोई छोटा सा टुकड़ा इसमें से हम लोग काट लेते हैं, और उसका लेंथ जो है सो कि हम लोग मान लेते हैं dx। ठीक है? अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो हम लोगों का ये बीच वाला लाइन था, एग्जैक्टली बीच में नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट का, इस रॉड से, यहाँ से हम लोग ये जितना डिस्टेंस पे आए हैं, ये डिस्टेंस है मान लो x, यहाँ से x डिस्टेंस चल के नीचे आते हैं और dx टुकड़ा काट लेते हैं। इस dx टुकड़े पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा बता सकते हो? dq होगा। तो ये जो चार्ज होगा ये तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, बिंदु आवेश की तरह। फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने लाइन आपको दिखाया, ध्यान रखना, ये दो हिस्सा, दो लाइन अलग अलग दिखा रहा हूँ, ये बहुत पास में है भाई, मैं dq की बात कर रहा हूँ, dx की बात कर रहा हूँ, प्लीज इस बात पे गौर करना। ठीक है? अगर मैं बोल दूं ना कि इतना आपको दिख रहा है, इसके बीच का लेंथ अगर मैं dx बोल दूं ना, तो आप यही बोलना कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास में है, एकदम पास में। वो भले दिख रहे हैं दूर, आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए वो कहा जाएगा, दिखाया जाएगा इसके बीच का गैप, अन्यथा इसके बीच का काम आप कर ही नहीं पाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है? लेकिन dx बहुत कम होता है, बस ये कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करो, मैं हमेशा कहता हूँ, इमेजिन करो। अब जो है सो कि x डिस्टेंस से हम लोग यहाँ पे dx चल के आते हैं, और इससे हम लोग करते क्या है, यहाँ से इस वाला जो, इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है, इसको हम लोग करते क्या है, इसका जो ये वाला पॉइंट है, इसको हम लोग यहाँ से मीट कर देते हैं, मिला देते हैं, ऐसे कुछ। अब अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ एंगल है, ये जो एंगल होगा इसको हम लोग बोलने जा रहे हैं, ये एंगल है थीटा। कितना? थीटा। और फिर अगर सोचो यहाँ से मैं इसको पकड़ के मिला दूं जरा, इसको ऐसे इसी पॉइंट पे ले जाके मिला दूं, जो dx का जो हिस्सा होगा, तो आप मुझे बताओगे कि ये वाला जो एंगल होगा, कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये कितना होगा बता सकते हो? अगर समझदार हो तो यही कहोगे आप, डी थीटा। सोचो हाँ या ना? क्योंकि ये कितना है, dx है, तो ये जो dx है, ये वाला जो dx है, आपको दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ठीक है?
ये अब इससे बड़ा तो थोड़ा सा मैं और कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता है। जितना हो सकता था मैंने कर दिया। तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये कितना एंगल होगा? डी थीटा। क्लियर है सबको? दिक्कत है तो बोलिए। चलो ठीक है। अब इस यहाँ जो dx पर ये जो चार्ज dq होगा, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो तो हम पता कर सकते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बहुत ही कम होगा। अगर चार्ज भी आपने dq लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डी होगा, थोड़ा सा होगा। अरे हाँ ना बोलो। तो मैं क्या लिखूंगा कि इधर से शुरू करें लिखना, हम लोग इस पेज से शुरू करते हैं। माना कि एल लंबाई का एक रॉड है जिसका रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व किसे दिखाते हैं बताओ? लैम्डा है। क्लियर? ठीक है। इसके कारण यानी रॉड के कारण, इसके कारण बिंदु, इस पॉइंट का ना कुछ नाम दे लेते हैं। यहाँ जो पॉइंट है इसको कुछ नाम दे देते हैं, ध्यान रहेगा। आइडेंटिफाई कर देते हैं, पी बोल देते हैं। इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अब एक छोटे से हिस्से dx पर आवेश, हाँ भेज रहे हैं भेज रहे हैं। ठीक ठीक। तो जाके कोई बोल दो तो पानी लेने के लिए, नीतीश जाके बोल दो तो। dx पर आवेश dq के कारण, dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मुझे निकालना है यहाँ पे, तो अब जो है सो कि स्टेटमेंट हो गया हम लोगों का, यहाँ से गणित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ DE बराबर, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस DQ के कारण। कितना मिलेगा? तो एकदम सिंपल सोचो, KQ/R² आप बोलते हो, तो मैं बोलूँगा KQ की जगह मैं DQ बोलूँगा। थोड़ा सा चार्ज लेना है मेरे को, DQ। R² क्या होता है? तो जो पॉइंट चार्ज होता है, जो बिंदु आवेश होता है, और जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, इस DQ के कारण पॉइंट P पर जो है सो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो KQ/R²। तो R कौन सा लेंगे बताओगे आप लोग? यहां से लेंगे कि नहीं लेंगे? अब ये मत सोचना कि सर ये वाला डिस्टेंस लेंगे कि ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ये बहुत कम है भाई, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लेंथ के होंगे। ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? देखो छोटा सा आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओ। ये एंगल कितना था? थीटा था। ये 90 है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना, तो 90 होगा। इस समकोण त्रिभुज में वो जरा पाइथागोरस प्रमेय लगाओ ना, तो क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा क्या 90 के सामने? तो देखो ये R है और ये x डिस्टेंस पे आए हो। अभी समझ में आई ये क्यों डिस्टेंस ले रहा था मैं? तो ये x होगा और ये R होगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं? R² + x² बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना? का अंडर रूट। पता है हमको भी पाइथागोरस प्रमेय, R² + x² का अंडर रूट। क्लियर? थोड़ा धीरज रखना, थोड़ा देर से मैं बोलता हूँ, आराम आराम से पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा बोलो जरा, ऐसे कर दूं बताओ तो? अंडर रूट R² + x², लेकिन फिर उसका रख के तो स्क्वायर करोगे, तो दोबारा टाइम वेस्ट मत करो, सीधे बोलो क्या बोलोगे? ना हम पहले R लिखेंगे, R² + कोई दिक्कत?
रूट होगा इस डिस्टेंस में आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे चूंकि यहाँ स्क्वायर चाहिए तो फिर वो हट जाएगा। क्लियर है? तो एडी मिल गया। अब मुसीबत क्या है, ध्यान से अगर देखोगे ना तो हमको डी क्यू को थोड़ा चेंज करना है। क्या करना है? कैसे? तो डी क्यू को हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, कोई बताएगा क्या कर सकते हैं? के, और इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू डी एक्स। ये बात पहले भी बता चुका हूँ आप लोग। लैम्डा क्या होता है? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। तो dx लंबाई पे कितना होगा? सीधे मल्टीप्लाई कर दो ना लैम्डा से, तो कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू डी एक्स। ये हो गया लैम्डा इंटू डी एक्स बटा, ये देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, इसके साथ कुछ कर नहीं सकते हो आप। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा यहाँ पे ना एक वो गणित का खेल खेलना है। एक्स का थोड़ा सा वैल्यू फाइंड करना है मेरे को। तो इस ट्रायंगल में जैसे कि मैं थोड़ा सा tan थीटा लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ? अच्छा, अगर tan थीटा लूँ तो tan क्या होता है? लंब बटा, जल्दी से बोलो। थीटा के सामने देखो ये कितना है? x लंब। ये वो वाला आधार कौन सा हो जाएगा? r। ये आ जाएगा इधर। तो r tan थीटा बराबर x कर सकता हूँ। इसमें किसी को आपत्ति? तो देखो जहां एक्स स्क्वायर है ना, ये जो एक्स स्क्वायर वहां मैं रखने वाला हूँ r tan थीटा, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ बताओ ये क्या आएगा? आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर है सबको? और आर स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, प्लस में यहाँ आएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? करूंगा, घबराओ मत, घबराओ मत ना, सब बोल के निकल जा रहे हैं। करूंगा, घबराओ मत, ठीक है? लेकिन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलो यहीं पे इसको थोड़ा सा इक्वेशन 1 मान लेना। गणित में आगे चल के पढ़ोगे कि किसी इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है? तो डिफरेंशिएशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या चीज होता है? इसको जैसे कि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो जो कांस्टेंट है वो तो गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो कांस्टेंट है वो तो मतलब गायब हो जाएगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसमें कांस्टेंट क्या चीज है? अगर ध्यान से देखो तो क्या है? एक है आर, तो इसका होगा नहीं। थीटा कांस्टेंट नहीं है तो tan थीटा भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि dx यहाँ है तो थीटा यहाँ है। dx और नीचे होता थीटा और अलग होता। तो जैसे जैसे dx इधर या ऊपर ले तो थीटा तो वेरी करेगा। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, वेरी करेगा नहीं करेगा? अच्छा, x का क्या हालचाल है जरा देखो, ये बात समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पे x भी वेरी करेगा, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। तो जल्दी से बताओ, tan थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पे, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है? ये ऐसा कुछ होने वाला है। पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है? आगे आप मैथ्स में पढ़ोगे, मिल जाएगा आपको, टेंशन ना लेना। ठीक है? नहीं दे रहा है? हाँ, ये थोड़ा सा बात अगर ना पचे तो थोड़ा सा पचा लेना, फिलहाल के लिए बर्दाश्त कर लेना कि ऐसा होता है सीधे। क्लियर? ये हो जाएगा कितना तुम्हारा? dx। ठीक है? अभी क्या होता है ना कि जब आप अच्छे से पढ़े नहीं हो तो फिर वो दिक्कत करता है। जिस दिन पढ़ लो कहोगे अरे सर तो हलवा काम, तो कोई बड़ा चीज था नहीं। तो ये r बाहर आ गया तो क्या बना? r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, इधर क्या बना? dx। इसको इक्वेशन में बोलने वाला हूँ 2। इसका इस्तेमाल करूंगा अभी थोड़ी देर में। ये तो कोई dx दिख रहा है आपको? इस dx की जगह मैं ये रखने वाला हूँ, ये कौन सा? r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसके जगह पे, dx की जगह पे। और आपको एक चीज पता है, इक्वेशन 1 को देखो ध्यान से, x बराबर क्या है? r tan थीटा। तो मैं x के जगह रखने वाला हूँ r tan थीटा। तो x की जगह ये रखूंगा और dx की जगह ऊपर मैं ये रखूंगा। ठीक है? तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं इसके अंदर, तो वो जो de बराबर मेरे को दिख रहा है, ये जो de दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? k लैम्डा, और dx की जगह कितना रखना था जल्दी से बताओ? r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा बताना एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहां से आ गया ये? अभी तो समझाया था हमने। रखा है x के जगह पे ये वाला r tan थीटा, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आएगा। चलो ठीक है, तो अभी नीचे कॉमन ले सकते हो क्या? ऊपर हो जाएगा k लैम्डा, बोलो r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। और नीचे थोड़ा सा जल्दी से करता हूं, आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो आर स्क्वायर तो निकाल ही लिया था, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। मुझे लगता है ये समझ में आता होगा। ठीक है? हाँ, बस मैंने बोला ना, बर्दाश्त करने वाला सिर्फ ये बात था थोड़ा सा, ये ठीक है?
ये थोड़ा सा जल्दी से बच्चों को शुरू में नहीं पछता है। फिलहाल आप मान लेना कि r tan थीटा बराबर अगर x है, या गणित वाले सर से अपने पूछना, और नहीं बताएंगे तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा। तो r tan थीटा इज इक्वल x, इसका पार्शियल, मैंने क्या बोला, यहाँ लिख लेना कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर क्या लिखोगे, ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये ऐसे बनेगा। आगे किधर गया मैं, कुछ कटेगा देखो तो, क्या कटेगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर गया काम से, एक आर भी तो स्क्वायर वो काट देगा, नहीं काट देगा, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड लोग हैं तो उसको काटते नहीं है, ऐसी बस दिखा देते हैं। डीई बराबर ऊपर क्या बचा, के लैम्डा बटा में आर, और एक क्या बचा, जल्दी बोलो, डी थीटा। देखो इक्वेशन कितना अच्छा आ गया, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, सिर्फ क्या बचा, डी थीटा। लेकिन आपको हमेशा से चेतावनी दिए हैं, इस बात को समझाए हैं, बताए हैं क्या, कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो किसी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इंटीग्रेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। समस्या ये है कि अगर यहाँ पे चार्ज आपने डी क्यू लिया है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिमाग लगाओ, आवेश से दूर की तरफ होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा। अगर मैं चार्ज डी क्यू यहाँ पे ले लूं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके कारण भी यहाँ पे ऐसा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, है ना, बोलो। यहां पे अगर मैं चार्ज डी क्यू लेता तो इसके कारण इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर हो जाता, नहीं आ रहा समझ में, तो हर डी क्यू के कारण जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन तो अलग अलग है, अरे हाँ ना, बोलो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कौन सी जिम्मेदारी भैया, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, तो अभी जो है सो कि ध्यान से सुनो, यहां पे इस डी क्यू के कारण फिलहाल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहीं से किस्सा खत्म करेंगे, यहीं से समझेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, चलो इसको मैं ऐसे दिखा लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देना जरा, ग्रीन कर लो, व्हाइट व्हाइट ही रखता हूं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये कौन सा है जरा बताओगे, डीई, अरे वही तो निकाल रहे थे। अब एक काम करो, यहां पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लो और इसको एक्स एक्सिस मान लो, और इसको आप थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लो और इसको क्या मान लो, वाई एक्सिस मान लो, और ध्यान से सोच के बताना कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। तो यही लाइन तो सीधे मैंने खींचा और यही लाइन तो ऐसे जा रहा है यहां से ये वाला, अरे बोलो हाँ या ना, तो ये थीटा तो थीटा होगा, मैं इसको थीटा बोल सकता हूं। अब डीई का कितना हिस्सा ऊपर, बोलो बोलो, डीई साइन थीटा, वेरी गुड। डीई का कितना इधर, डीई कॉस थीटा। अब सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जो भी, ये बात सही है कि इसमें हर डीई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, किसी का ऐसे हो रहा है, किसी का ऐसे होगा, किसी का ऐसे होगा, किसी का ऐसे होगा, किसी का ऐसे होगा, सबका अलग अलग डायरेक्शन होगा, लेकिन सबके दो घटक टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, सोचो, सबका दो रिजोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, एक आएगा एक्स की तरफ, एक आएगा, और सबका आएगा, एक आएगा डीई कॉस थीटा, एक डीई साइन थीटा। तो जो डीई कॉस थीटा होगा और जो डीई साइन थीटा होगा, उन दोनों को अलग अलग तो हम जोड़ सकते हैं, अरे बोलो हाँ या ना। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो हम लोगों का यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है डी थीटा, ये जो हम लोग का डीई आया है, इसके दो हिस्से बनेंगे, एक बनेगा डीई एक्स और एक बनेगा डीई वाई। डीई एक्स कितना बनेगा, तो अभी आपने निकाला था ना, कितना बोलो, डीई कॉस थीटा, देखो तो डीई एक्स मतलब डीई का, यानी थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र जो आया था ये वाला, इसका कितना हिस्सा जो एक्स के डायरेक्शन में है उसी को डीई एक्स बोल रहा हूं मैं, तो कितना होगा डी कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कितना आ रहा है डीई साइन थीटा। ये बात समझ में आया, क्लियर। अब मैं इन दोनों को एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता था, लेकिन इसको अब अलग तो इंटीग्रेट कर ही सकता हूं, अलग अलग, हाँ या ना। जितने भी सबके 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 एक्स वाले एक तरफ आएंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे समझो वापस दिखाता हूं, जैसे मान लो कोई दूसरा आपने चुना, ध्यान सुनो, यहां पे आपने जो है सो कि छोटा सा चार्ज चुन लिया होता,
इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, फिर नीचे वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये बना लेता आपने, इधर एक थीटा होता, ये थीटा होता, इसका घटक तोड़ते तो डीई कॉस ऊपर जाता, डीई साइन नीचे आता। अरे बोलो हाँ, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तो आप जो है सो कि जितना भी, अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इधर हिस्सा आ रहा है, अब तीसरा मान लो यहाँ पे छोटा सा लेते, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता, फिर यहाँ कुछ एंगल बनता, इसका भी तो कुछ डी कॉस आता। अरे बोलो हाँ या ना? तो जितने भी डी होंगे सबका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलग अलग डायरेक्शन में होगा, सबका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कुछ ना कुछ हिस्सा आएगा, उसको तो एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि उनके बीच का एंगल तो जीरो होगा सबके बीच का। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये काम हम लोग कर सकते हैं और यही काम कर भी रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि देखो ये डीई कॉस थीटा को अलग इंटीग्रेट करेंगे और डीई साइन थीटा को अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब अगर डीई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, क्योंकि जब सब एक्स एक्सिस वाला हिस्सा जोड़ रहे हो तो एक्स की तरफ ही मिलेगा रिजल्ट। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो हमको मिलेगा ई एक्स, किससे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बोलो डीई कॉस थीटा से मिलेगा। क्लियर? अच्छा, और ई वाई जैसे डी एक्स का एक्स हो जाता है इंटीग्रेशन, डी वाई का वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन, वैसे ही डी ई वाई का क्या हो जाएगा, ई वाई। तो इसका कितना मिलेगा बताओ, इससे मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करने से मिलेगा, कोई दिक्कत? लेकिन सवाल ये है कि इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, निश्चित समाकलन होगा, इसमें लिमिट लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो रॉड का लेंथ है, ध्यान से सोचो, ये तो फिक्स है। अरे बोलो हाँ या ना? तो अभी ध्यान से देखो, ये जो थीटा है, जैसे कहने का मतलब है कि dx यहाँ लिया तो थीटा का ये वैल्यू था, अगर मैं थोड़ा और नीचे लेता तो थीटा और बड़ा होता। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक, सवाल ये है। ठीक है, आपका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, फिर खत्म कहाँ पे हो रहा है। तो अगर मान लो एक तरफ शुरू करोगे तो एक तरफ खत्म होगा, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ से ऐसे चलना शुरू किया है, ये डायरेक्शन अगर चुना है तो इसके ऑपोजिट जाओगे, चाहे ऐसे भी सोचो, हम लोग क्या करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो एंगल निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, तो एक तरफ से माइनस दूसरी तरफ प्लस। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हम लोग का ये वाला एंगल कितना था, ये पूरा एंगल कितना था बताओ, इस पॉइंट के लिए पूरा एंगल कितना था, बीटा, और ये वाला एंगल कितना था, अल्फा। तो इस लाइन से ये एक तरफ इधर आ जा रहे हो, एक बार उधर जा रहे हो, आपको करना क्या पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा, दूसरी तरफ प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट आप कैसे लगाओगे, ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, माइनस, जैसे आपको छोड़ो ऐसे समझाता हूँ, देखो मान लो ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ठीक, और यहाँ पे कोई वैल्यू होगा और यहाँ पे कोई वैल्यू होगा, तो इधर तो निगेटिव वैल्यू होगा ना भाई, इधर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा ना। तो अगर मैं आप मान लो किसी को इंटीग्रेट करो तो क्या बोलोगे, माइनस यहाँ से लेके प्लस यहाँ तक, ऐसा ही बोलोगे ना। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू किया यहाँ तक खत्म, तो 0 टू इतना बोलोगे। ये बात आपको अच्छे से पल्ले पड़ता है, जैसे यहाँ शुरू किया यहाँ किया, तो ये मान लो 2 है, ये 5 है, 2 से 5 तक, तो यहाँ शुरू करोगे तो क्या बोलोगे, अब यहाँ मान लो कि -5 है और यहाँ +5 है, तो क्या बोलोगे, 5 से 5 तक, नहीं बोलोगे ना यार, -5 से +5 बोलोगे ना। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपने जहां पर dx, आपने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r लिया है ना, और जो अल्फा बीटा दिखाया है वो बेसिकली बीच में है, ये जो है सो की लाइन बीच में है, तो आपको यहाँ पे लिमिट ऐसे लगाने पड़ेंगे, माइनस, ओहो सॉरी सॉरी, ऐसा कुछ -β2 + अल्फा, -β2 + अल्फा, आया समझ? अब इसी को आराम से अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसको अलग करेंगे, फिर कुछ रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी फाइनल उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो ये आएगा किधर, एक्स डायरेक्शन में, ये कौन सा आएगा, वाई डायरेक्शन में। अब ये जब दोनों मिल जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, यानी उस पॉइंट पी पर हमको सबका एक्स घटक तोड़ के एक नेट आया ई एक्स और एक टोटल आया कौन सा, ई वाई आया, और इन दोनों का जब वेक्टर सम करेंगे तब जाकर के हमको इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। क्योंकि अभी ध्यान से देखो, जैसे एक सिंपल मैं आपसे बात करूं ना, बहुत बेसिक बात करना चाहता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं इस बात को लेके, चलो वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर थोड़ा देर के लिए, 2 मिनट के लिए। मान लो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, चलो ये हम लोग आ जा भाई, थोड़ा सा प्लीज जल्दी आ जा, वाई एक्स ही सही है, हाँ हाँ ठीक है, वाई वाई डैश, और ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है। ठीक है, मैं आपको ये दे रहा हूँ वेक्टर ए, ये दे रहा हूँ वेक्टर बी, ये दे रहा हूँ वेक्टर सी, ठीक है, और ये एंगल है 30 डिग्री, दूसरे वाले वेक्टर का जो एंगल है वो 45 है, और तीसरे वाले के लिए एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी कितना एंगल पे है, 30 पे, ए कितना है 45 पे, और सी कितना है 60 पे।
मैं आपसे बोलता हूं कि इन तीनों वेक्टर को जोड़ो, a प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ देता हूं, ठीक है? तो बच्चा सबसे बुरा फंसेगा ना जो ये वाला तरीका अपनाएगा कि पहले दो को जोड़ेगा, फिर दोनों का रिजल्ट आएगा, फिर उसमें तीसरा जोड़ेगा। हो सकता है घुमा फिरा के बहुत मेहनत करके वो आंसर ला भी दे, लेकिन वो बच्चा सबसे जल्दी बनाएगा, आसान तरीके से बनाएगा, जिसको रिजोल्यूशन तोड़ने आता होगा, घटक तोड़ने आता होगा। वो करेगा क्या बताता हूँ। जैसे ये बी था ना, तो बी 30 डिग्री पे है, तो बोलेगा सर बी कॉस 30 उसका हिस्सा इधर आएगा, और बी साइन 30 ऊपर चला जाएगा। ए है ना 45 पे था बीच वाला वेक्टर ए, तो बोलेगा सर ए का ए कॉस 45 इधर आ जाएगा, ए का ए साइन 45 ऊपर चला जाएगा। सी 60 पे था, तो बोलेगा सर सी का सी कॉस 60 डिग्री हिस्सा इधर आ जाएगा, और सी साइन 60 ऊपर चला जाएगा। अब उसके लिए इन तीनों को जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों का डायरेक्शन कैसा है, एक्स की तरफ है। तो वो बोलेगा, ऐसे बोल देगा सीधे cos 30 वर्टी का वैल्यू आप रख लोगे तो कैलकुलेट कर कुछ आ ही जाएगा, ए बी सी का वैल्यू रहता तो और आसान आ जाता, कुछ नंबर टाइप का आ जाता। लेकिन आप ऐसे सोचो, b cos 30 सिर्फ ऐसे ही सोचो, वो सीधे जोड़ सकता है, ये वेक्टर हैं, लेकिन सीधे क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि सबका x घटक तोड़ के वो ला चुका है x एक्सिस के डायरेक्शन में। ये बात आपको पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बोलो हाँ या ना। अब ये सबके सब ये मैग्नीट्यूड एक साथ हो गए, और इनका डायरेक्शन कौन सा है, x का, है ना? बोलो क्लियर? अच्छा, सबको इनको भी ऐसे जोड़ सकता है, लेकिन हमको किसी ने ये थोड़ी पूछा था कि ऐसे करके बताओ, हमसे तो रिजल्ट चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट ना तो ये है ना ये है। लेकिन ये जो रिजल्ट आया, जो भी मान लो हम लोग का जैसे कि अल्फा रिजल्ट आया, टोटल जो है वैल्यू कैलकुलेट करके आ गया अल्फा, और ये कितना आ गया मान लो बीटा, सपोज करो क्या आ गया बीटा, तो टोटल रिजल्ट क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी का। अब देखो ये टोटल अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा एक्स, टोटल जो इसका आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा वाई, तो इनको क्या कर देगा वो 90 वाला अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आंसर आ जाएगा यहाँ। और वही ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों ऐड हो गया। नहीं समझ आया? आया? ये तरीका अपनाया जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में। ये बात आपको समझ में आई? यहां पर बहुत सारे डीई का डायरेक्शन अलग अलग है। अब यहाँ पर वहां पर तो मैंने समझाने के लिए 3 वेक्टर लिए थे, यहाँ पे इनफाइनाइट वेक्टर होने वाले हैं। जितना इसमें dx dx इमेजिन करोगे सबके अलग अलग वेक्टर होंगे और सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा, फिर तो तोड़ते रह जाएंगे, जोड़ते रह जाएंगे आप, तो अलग अलग पॉसिबल नहीं है। तो सबका x तोड़ो, सबका y तोड़ो, और सबका x का एक तरफ का जोड़ो, लेकिन ये चूंकि छोटे छोटे हिस्से को जोड़ रहे हो तो वो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ही करते हैं। तो डी कॉस थीटा का जो था वो इंटीग्रेशन करूंगा मैं, डी साइन थीटा था उसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो डी कॉस का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को एक्स मिलेगा, डी साइन को इंटीग्रेशन करूंगा तो ई मिलेगा। जब एक्स और ई मिलेंगे इन ये दोनों 90 पर होंगे, तो उस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मैं करूंगा अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, तब जाके उस पॉइंट पे हमको कुल विद्युत क्षेत्र मिलेगा। ये पूरी कहानी है इसकी। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ आया? ये एक ठीक है, थोड़ा सा इसका प्रूफ टफ है। मैं जहां तक रिजल्ट हम लोग करेंगे, फाइनल हमको रिजल्ट याद रखने हैं। इसका प्रूफ ना तो एग्जाम में आने वाला है ना किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं। आप पढ़ते हो, समझना चाहते हो, करना चाहते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने करा दिया। लेकिन ध्यान रखना अभी इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला आएगा के लेमडा वाई आर इंटू साइन अल्फा वाला साइन बीटा और के लेमडा वाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये एक्स और ई के दोनों रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे आप 10 कम से कम अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये जो है सो कि हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आप थोड़ा सा पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे ये, थोड़ा सा करेंगे। आप आगे बढ़े, चलो यहाँ पर हम लोग पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं ई एक्स वालों को। अगर ई एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग करें तो क्या वैल्यू आ जाएगा, ई एक्स बराबर जो जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर कर लेते हैं पहले। अच्छा डी ई कॉस थीटा है ना, ये डी ई का देखना जरा, क्या देखो के लैम्डा बाई आर डी थीटा है, तो अगर मैं डी ई की जगह रख दूं, ठीक है, डी ई की जगह मैं रख दूं के लैम्डा बाई आर डी थीटा था, और इसके साथ क्या था कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन, तो ये तो बाहर चला जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, तो सिर्फ बचेगा क्या कॉस थीटा डी थीटा, यही बचेगा। तो एक काम करते हैं, अगर आप ये समझ गए तो मैं सीधे ऐसे लिखना चाहता हूं कि लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा,
कोई दिक्कत? बताओ लिमिट बताना, -β2 + α। क्लियर है? चलो तो k λ/r, इधर जरा बताना cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन याद किया आपने? साइन थीटा। चलो क्या होगा? साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद जब इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा और यहाँ क्या लिखोगे? -β2 α। चलो k λ/r, एक बार अपर लिमिट रखते हैं तो क्या बनेगा बोलो? साइन अल्फा माइनस, फिर एक बार क्या करते हैं? साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? -β। देख लो, कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, थीटा का जगह एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस फॉर्मूला का, फिर साइन थीटा ही आएगा, लेकिन थीटा का जगह इस बार लोअर लिमिट। क्लियर? प्रैक्टिस भी करवाया था ये सब चीज। कितना हो जाएगा बताओ? k λ/r, जरा ये बताओगे क्या? साइन अल्फा और ये साइन माइनस थीटा क्या बन जाता है? माइनस साइन थीटा बन जाता है। तो ये फिर माइनस साइन थीटा जिस दिन बनेगा उसके बाद ये माइनस माइनस के साथ क्या कर देगा? इसको प्लस कर देगा। तो फाइनल ये क्या आने वाला है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसा कुछ। क्लियर? इसके बाद आपको कुछ करना भी नहीं है, खत्म हो गया। EX की कहानी आपकी आ गई, और ये आपको याद भी रखना है कि EX बराबर k λ/r इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही आपको याद रखना है। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन, जी हाँ इतना बड़ा एक्सप्रेशन, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो इतना बार आपको मिल रहा है। ठीक है, और इतना बार आपको इस केस में याद रखना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे, ये तो हो गया। दूसरा कौन सा है बताओ? EY वाला, जल्दी से बोलो। EY कितना था? DE साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो DE के जगह फिर से वैल्यू में पुट करूंगा, तो दिमाग लगाना, k λ/r फिर से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ क्या बचेगा जल्दी बताओ? साइन थीटा और d थीटा यहाँ पे रहेगा। लिमिट बताओ? -β2 α। क्लियर? चलना जरा, EY बराबर ये देखो k λ/r, साइन थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? माइनस कॉस थीटा। क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। जरा ये बताना, -β2 + α, लिमिट रखते हैं। तो EY बराबर k λ/r क्या हो जाएगा जरा बताना? माइनस एक पहले है, ध्यान देना, कॉस थीटा का जगह अल्फा। क्लियर है सबको? फिर माइनस, ये फॉर्मूला का आया है, ध्यान रखना इस बात का। फिर माइनस, फिर कॉस, फिर थीटा का जगह माइनस बीटा, ऐसे कुछ होने वाला है। पूरा तामझाम हो गया। नहीं समझ आया? फिर से मैं आपको क्या बताता हूं, देखो सुनो, ये जैसे है ना, सुनो पहले इसको ऐसे लिख दो, माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख दो, क्योंकि एक बार अपर लिमिट रखने होता है, एक बार लोअर लिमिट। इनके बीच में सुनो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बीच एक और माइनस लगाने पड़ते हैं। अब अपर लिमिट तुम्हारा क्या है? अल्फा, लोअर लिमिट क्या है? माइनस बीटा। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत? तो यहां पे देखो, रिलैक्स। तो क्या होगा? अभी अगर मैं रखूंगा यहाँ पे थीटा का जगह पे, यहाँ पे मुझे कुछ रखना है, यहाँ भी कुछ रखना है, तो क्या बनेगा बताओ ना जरा? यहाँ पे क्या रखूं? अल्फा रखूं। क्लियर? यहाँ पे क्या रखूं? माइनस बीटा। चलेगा? कोई दिक्कत है तो बोलो ना। ये ब्रैकेट बंद। अब जरा बताओ मुझे, ये माइनस कॉस अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, कॉस माइनस बीटा पहले क्या बनता है ये बताओ? कॉस बीटा ही रह जाता है। क्लियर? फोर्थ में होगा तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव ही होता है, तो ये कॉस ही रह जाएगा, तो ये माइनस का माइनस रह जाएगा। अगर ये माइनस रह गया तो माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? प्लस। यानी फाइनल ये पूरा इधर माइनस का जो ये परिवार दिख रहा है, ये फाइनल कॉस बीटा प्लस में होने वाला है। क्लियर? ये दिख रहा है बहुत थोड़ा सा लफड़ा टाइप का, लेकिन है पूरा ये कॉस थीटा, सिंपल। और अगर ये प्लस में होने वाला है तो खेल खत्म करते हैं। EY बराबर एक बार में k λ/r, ब्रैकेट में कॉस बीटा को मैं पहले लिखने वाला हूं क्योंकि प्लस में होने वाला है, और माइनस कॉस अल्फा को बाद में लिखने वाला। नहीं समझ आया? यही याद रखना है कि EX बराबर k λ/r इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और EY बराबर k λ/r साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। क्लियर? अरे बोलो है ना? ठीक है। अब ये तो बचाना था मेरे को, खैर कोई नहीं, तो मैं एक्स्ट्रा अलग से इधर से पेज यूज कर लेता हूँ। हाँ, तो अब हम लोगों को अगर अब बिंदु P पर, देखो आप समझ जाओगे तो खुद से भी कर लोगे, बिंदु P पर कुल विद्युत
क्षेत्र, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं उसको सिर्फ ई लिखूं तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होना चाहिए अंडर रूट, सिर्फ परिमाण की बात कर रहा हूं अभी मैं, बोलो बोलो, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बस हो गया। अब सर क्या उसका वैल्यू रख के करना है? जी नहीं, बिल्कुल आपका वैल्यू रख के नहीं करना। क्यों नहीं करना बताता हूँ। क्योंकि अगर फिर यहीं पे आप वो के लेमडा वाई आर, वो क्या बोलते हैं, क्या आया था, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आया था ना, फिर उसका होल स्क्वायर करोगे तो इतना बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। तो करने को जरूरत नहीं है। जिस दिन ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा, पहले हम ई एक्स निकालेंगे ई एक्स वाले फॉर्मूला से, फिर ई वाई निकालेंगे ई वाई वाले फॉर्मूला से, उन वैल्यूज को फिर यहाँ लाके पुट करेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला रख के हम लोग कैलकुलेट करके नया फॉर्मूला नहीं याद करने जा रहे हैं। बहुत आविष्कार हो गया। समझ आया? अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? चलो समझ आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब सारा खेल आसान होने वाला है। आपने अगर भारी पढ़ लिया ना तो फिर आसान और आसान हो जाता है। देखो कैसे क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, इनफाइनाइट लेंथ के लिए। ये जो रॉड है ना, ध्यान सुनो, ये जो रॉड है इसकी जो लेंथ इनफाइनाइट अगर हो जाए तो इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है कि नीचे भी आप इसके लगा दो डॉट 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 और ऊपर भी लगा दो डॉट डॉट डॉट। ठीक है? तो जब ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा ना तो आप मुझे एक चीज बताना कि अल्फा और बीटा का क्या हलचल होगा, बता सकते हो? अल्फा और बीटा क्या होंगे? 90 हो जाएगा। सोचो हाँ या ना? क्योंकि सोचो अगर रॉड ये इतना बड़ा है तो इसका ये वाला सिरा यहाँ से ये किया आपने, ये मिला इस पॉइंट से, तो ये अल्फा बना। अगर रॉड मान लो यहीं तक होता तो ऐसे बनाते तो अल्फा तो कम ही होता ना भाई। रॉड यहाँ से यहीं तक होता तो अल्फा बीटा तो बहुत कम होते हैं ना। ये करते 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 इसको पॉइंट साइज बना दो। सोचो जरा, सोचने में क्या जाता है? तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? जोर से बोलो। मतलब इस रॉड का लंबाई खत्म होकर के छोटा सा बच जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, तो अल्फा बीटा 90 90 हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? कंठी माला धारण कर लें हम? हैं? बोलिए, आप लोग जो कहिएगा वैसे करेंगे हम। फिजिक्स पढ़ाना छोड़ दें? चलिए हिमालय पर्वत पे चलते हैं, उधर जंगल उंगल में भटकेंगे। आगे बढ़े। तो इधर हम लोगों का क्या बोलते हैं, मैं ये कह रहा था कि अगर इसका लेंथ छोटा होगा तो अल्फा बीटा घटता जाएगा भाई। ठीक है, ये जीरो की तरफ जाएगा। और अगर इसका लेंथ इनफाइनाइट होगा, ये ऊपर ही बढ़ा दो नीचे ही बढ़ा दो, तो सोचो कि अल्फा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर ये लेंथ बढ़ेगा तो ये वाला तो ऐसे मिलाओगे ना इसी पॉइंट के लिए, ये और ऊपर जाएगा तो वहां से ऐसे मिलाओगे ना, और ऊपर जाएगा तो ऐसे मिलाओगे ना। बोलो हाँ या ना? नहीं मिलाओगे। तो ये जो अल्फा होगा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इधर भी ये सोचो ना कि अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो। दूसरा तरीका ये है, सुनो समझना बात, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये नहीं होता है कि रॉड का लंबाई वाकई अनंत है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये नहीं होता है। इनफाइनाइट लेंथ बोलने का ये पर्पस होता है कि दरअसल ये जो पॉइंट होता है इस रॉड के बहुत पास में होता है। सोचो अगर ये पॉइंट अगर रॉड के बहुत पास में आ जाए, सोचो इसी ये आ रहे हैं इसी डायरेक्शन में, इस पॉइंट को यहां नहीं लाके यहां लेके आ जाओ और फिर इससे मिला के देखो, देखो जो अल्फा था वो तुम्हारा बढ़ गया होगा। अरे पहले अल्फा इतना था, ये अब देखो क्या है, ये दिख रहा है, उसी लाइन पे है ये पॉइंट, बस आगे लेके मैं आ गया, तो अल्फा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा? बढ़ा ना? तो अल्फा क्या हो गया? बढ़ गया। बीटा ही बढ़ा होगा कि नहीं होगा? अब ये पॉइंट अगर रॉड के बहुत पास में हो तो क्या हालचाल होगा उसका? अल्फा बीटा क्या होंगे? 90। ये बात समझ आया? अच्छा, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई 10 माले की बिल्डिंग है और दूर से देख रहे हो, बहुत दूर से, तो 10 माले की बिल्डिंग ऐसे दिखेगा छोटा सा, लेकिन 10 माले बिल्डिंग के पास में अगर शॉर्ट करके देखो लगेगा कि लंबाई अनंत है, आसमान को छू रहा है वो बिल्डिंग। ये बात समझ आई? तो जब आप उसके पास में चले जाते हो तो आपके रेस्पेक्ट में उसका क्या हो जाता है? आई बात समझ में? अरे आप अपने आप को बहुत दूर कर लीजिए पृथ्वी से, जुपिटर पे चले जाइए, पृथ्वी कैसा दिखेगी? समझ आएगा? आज पृथ्वी पे ही हो आप, पृथ्वी कैसी लग रही है? आप ऐसा लग रहे हो। हाँ कि ना? तो आप जब बहुत बड़े चीज के बहुत करीब होते हैं ना तो आपका साइज पॉइंट होता है, और वो जो है सो कि बहुत बड़ा साइज का होता है। तो इनफाइनाइट साइज का कोई चीज थोड़ी ना होता है भाई। जब भी इनफाइनाइट टर्म्स बात किए जाते हैं अनंत, तो उसका एक
पर्सपेक्टिव होता है कि हाँ आप क्या सोच रहे हो, आपका मतलब किस तरह का आइडिया आप क्रिएट करना चाहते हो, आप कहना क्या चाहते हो, उसका एक मकसद है। ये तो रियल में इनफाइनाइट लेंथ का मतलब आसमान में जा रहा है, ये धरती में जा रही है, ये थोड़े ना ऐसा है कि इतना बड़ा रॉड लेके आ रहे हैं हम लोग, कहाँ से आएगा ये इनफाइनाइट नाम, कोई नंबर ही फिक्स नहीं है, लंबाई कहाँ से आएगा वो? अरे बोलो हाँ या ना, नहीं आ रहा समझ में? तो इधर ऐसा कुछ होने वाला नहीं, इसका मतलब ये होता है। अच्छा एक और बात है, आप जेन्युइनली जब किसी रॉड पर चार्ज होगा और उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करने जा रहे हो तो थोड़ा दिमाग लगाओ, वो रॉड कहाँ रखे हो जो इन्फिनिट लंबाई का है? कौन सा रॉड है आपका? किसके बिल्डिंग में छुपा के रखे हो भाई? अनंत लंबाई का रॉड है, ठीक है। तो जो भी आप रॉड लेते हो उसकी लंबाई क्या होती है? एक फिक्स्ड होती है, एक निश्चित होती है, और उसके कारण क्या करते हो आप? एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। तो सबसे समझा करो बात, समझा करो बात, भरोसा रखो, मैं समझाता हूं। कहानी इसी की है, रियल कहानी है कि यही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करने हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी से आने वाला है, यही हकीकत है हमारा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये करते क्या है कि जब भी किसी रॉड से, जैसे ये रॉड है इतना ही लंबाई, इसकी लंबाई इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन जब भी इस रॉड से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है ना, तो अगर इसका लंबाई मान लो कि जैसो कि अगर 15 सेंटीमीटर है तो हम इसे 2 सेंटीमीटर पर निकालेंगे, मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत दूर चले जाएंगे तो वैसे भी आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? बहुत वीक हो जाएगा। बहुत दूर चले जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फाइन क्या करोगे? जो भी कह लो इसको, आपको जो कहना हो, मुझे नहीं पता, समझ में आई बात? तो क्या निकालोगे आप? तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालते हो? बहुत पास में निकालते हो, और पास में निकालोगे तो यही लेंथ इसके लिए क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट टाइप का बन जाएगा। क्लियर? समझ आई बात? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ एक बार तो आप लोग और ही बात बताए थे कि चींटी के देह पर अब हाथी लात रखे चाहे आप रखे, चींटी तो मरी जाएगी बेचारी। अब चींटी चारों आपस में बात कर रही है, इसके शरीर पे वो अनंत द्रव्यमान का आदमी चढ़ गया था, तो हाथी चढ़ा था कि आदमी चढ़ा था, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए तो दोनों अनंत है, क्योंकि मृत्यु ही सत्य है उसके लिए। मर गया तो अनंत ही द्रव्यमान था, क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं कर सकता बेचारा, अंदाजा नहीं लगा सकता। अब बात समझो, अरे बोलो हाँ या ना। अगर 9 पॉइंट समथिंग रिएक्टर का भूकंप आ जाएगा तब भी हम मरेंगे, सारा विध्वंस हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, और 10 पॉइंट समथिंग आएगा तब भी मरेंगे। हमारे लिए तो 9 इनफाइनाइट है भाई, वही खत्म कर दे रहा है सब कुछ, तो वही हमारे लिए अनंत है। बात समझ आती है आपको? तो ये थोड़ा सा सेंस पकड़ कर रखना कि इनफाइनाइट नाम की हकीकत में कोई चीज होती नहीं है, जो आप एक मैक्सिमम सोच सकते हो, जहां से आपका सारा चीज कैलकुलेट हो सकता है, जो खत्म हो सकता है, जो कर सकता है, वो आपके लिए बस इनफाइनाइट बन जाता है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक रेंज होता है जो आपके लिए इनफाइनाइट की तरह काम करना शुरू कर देता है, उसी को हम लेकर के चलते हैं कि ये हमारा इनफाइनाइट है, अनंत है। आई बात समझ में? ठीक है। अब ऐसे तो किसी बच्चे से अनंत जो सीख लिया उससे पूछो कि धरती पे कितने लोग हैं, तो नहीं गिन सकता, लेकिन बोलेगा अनंत। लेकिन ये बात समझ में आ रही है? वो तो इनफाइनाइट का मतलब क्या? यहाँ इनफाइनाइट का मतलब जितने हैं सब, टोटल। समझ आ रही बात? ऐसा कुछ है, ठीक है। खैर वापस आते हैं। तो अब अगर मान लो कि ऐसा, तो मैं जब कहूं, सुनो ध्यान से, अगर मेरे पास एक रॉड है जिसकी लंबाई निश्चित है और पॉइंट रॉड के पास में, इसका मतलब कहना यही चाहता हूं कि उस रॉड की लंबाई उस पॉइंट की तुलना में इनफाइनाइट है, तो दोनों बात सेम है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, ध्यान से सुनना ये वाला, अनंत लंबाई के रैखिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए अब नया खेल कुछ नहीं खेलना, आपको बस इतना करना है कि देखो भैया, हम सबसे पहले निकालेंगे EX, और EX हमारे पास कितना था? K लैम्डा बाई R, ब्रैकेट में बोलो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और अल्फा बीटा अनंत लंबाई के इसमें कितना हो जाता है? जल्दी बोलो, 90 90, दोनों 90 हो जाते हैं, तो साइन 91, अरे अल्फा भी 90 बीटा भी 90, साइन 91 साइन 91, 1 1 2, जोड़ दो, कितना बना? 2K लैम्डा बाई R। क्लियर? चलो अब EY फाइंड करो, दोनों फाइंड करना है ना, पहले EY निकालो, आएगा 0। क्यों 0? अरे ब्रैकेट में कुछ था, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, तो बीटा भी 90, अल्फा भी 90, कॉस 90 माइनस कॉस 90, कॉस 90 0, कॉस 90 0, 0 माइनस 0, 0 मल्टीप्लाई 0, सब 0। क्या चल रहा है ये? अरे सच बोल रहा हूं भाई, जो मैंने बोला पूरा लाइन वो सही था, मैं कविता थोड़ी सुना रहा हूं फिजिक्स की। अरे बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा है? देखा लो, हम हेक कर बात करते नहीं हैं, हम क्या बोले, यही तो बोले, बीटा 90, अल्फा 90, कॉस 90, कॉस 90, कॉस 90 माइनस कॉस 90, 0 माइनस 0, 0 गुने 0, सब 0, यही तो बोल रहा था मैं।
गलत थोड़ी बोल रहा था मैं। तो क्या चलेगा बताओ, जल्दी से बताओ, जीरो आएगा। अब ई वाई जीरो हो गया तो सबसे आसान आपके लिए क्या हो गया, मुझे यहाँ बताओ ना, जब ये जीरो हो गया तो इसका रख के स्क्वायर करोगे फिर रूट निकालोगे तो ई एक्स आ जाएगा ना। तो सीधे बोलो ना कि अनंत लंबाई के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके बराबर हो जाता है, ई एक्स के बराबर। और ये कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा वाई। और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, फिजिक्स अगर समझ में आता है, सोचना जानते हो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्यों, अगर इसकी लंबाई इनफाइनाइट होगी और किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो पता है क्या होगा, जब इसका घटक तोड़े हो, थोड़ा दिमाग को जोड़ डालो, जब इसका घटक तोड़े हो तो एक एक्स की तरफ आया है, एक वाई की तरफ आया है, तो यहां पर लिए हो तो इसका एक वाई आया है, एक एक्स आया है, जस्ट इसके ऑपोजिट चले जाओ, इस लाइन के इतना ही दूरी पर ऑपोजिट चले जाओ, उसका एक यहां आएगा एक नीचे आ जाएगा, तो वाई वाला एक दूसरे को मार देगा, खत्म कर देगा। लेकिन एक्स वाला, इसीलिए फाइनल रिजल्ट में क्या बच रहा है बताओ, ई एक्स बच रहा है, ई वाई नहीं बच रहा है इनफाइनाइट लेंथ के केस में। समझ में आया, अरे नहीं आया, कोई दिक्कत? ठीक है, मैंने बोला था ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, और ये बहुत सारे। यदि बिंदु पर अनंत लंबाई का रॉड एक सिरे के नजदीक हो, जैसे ये रॉड था, ध्यान सुनना, एक तरफ क्या कर दिया गया, ये अनंत लंबाई, यदि बिंदु पर अनंत लंबाई के रॉड के एक सिरे पर, जैसे ये इनफाइनाइट लेंथ है, ध्यान सुनना, इनफाइनाइट लेंथ है इसका, लेकिन इसका एक सिरा पकड़ लो, दोनों सिरा नहीं, एक सिरा मान लो हमने पकड़ लिया, और इसका लेंथ इधर से इनफाइनाइट है, अनंत की तरफ जा रहा है, हमने एक इनको पकड़ा, और इसके सामने ये वाला पॉइंट आर डिस्टेंस पे यहां पे मान लो पूछ दिया गया, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आसान है, आसान है, मैं बोल रहा हूँ ना, सोचना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोच क्या होगा घर से, ठीक है, थोड़ा सोचना आराम से, ठीक है, क्या होगा, होना चाहिए, ठीक है। एक ये सोचना, दूसरा आप क्या सोच सकते हो कि अगर 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 आपके पास एक डेफिनेट लेंथ का रॉड है, एक निश्चित लंबाई का रॉड है, और ठीक बीच में जो मैंने एग्जांपल जो पढ़ाया आपको वो एग्जैक्टली ये लाइन बीच में था नहीं, इधर से मान लो जितना डिस्टेंस पे है इधर से उतना ही डिस्टेंस पे गए, तो ठीक बीच में, और ये डिस्टेंस आर हो, तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये पता करके आना। एग्जैक्टली बीच में होगा तब क्या होगा, यहाँ पे अगर एक एंड पे होगा तो क्या होगा, और अगर ऐसे ही आपको समझ में आ गया ना, तो पता है मैंने बोला था ना बहुत सारे क्वेश्चन करोगे आप, देखो बता रहा हूँ, जैसे मान लो अब ये स्क्वायर है, एक वर्ग है, ध्यान से सुनना, सुनाई दे रहा है आपको, जिस दिन ये क्लियर करके आओगे ना कल सोच क्या होगे, तो ये वर्ग है और इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और तब आपसे मैं पूछूंगा कि अब बताओ मेरे भैया इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, आप बोलोगे जीरो, अभी तो बिना बनाए भी जीरो बोलोगे तो सही अल्लाह हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जीरो कैसे हो रहा है, तो आप पहले ये करके लाओ फिर ये हम लोग करेंगे, समझ आया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, जल्दी से इंटीग्रेशन वाला नोट कर लो, ये वाला कर लो आप, थैंक यू।